हाय गाइस, माई सेल्फ शुभ सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी टॉपिक एक्सप्लेनर। सॉरी गाइस, 3 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आएगी। तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में, जिसमें औरंगजेब की पथभ्रष्ट नीतियों के बारे में बताया था मैंने, और कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी जैसे लेट मुगल्स वगैरह। तो उसके बाद जो मेरी सेकंड वीडियो आई तो उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि लेट मुगल्स, पहले लेट मुगल कौन थे, जिनका नाम था बहादुर शाह, और साथ ही साथ जो पहले लेट मुगल थे जो बहादुर शाह थे, उनकी मृत्यु के बाद जो कुलीनों ने जो मेन रोल निभाया है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड सेकंड वीडियो में मैंने जहादर शाह और फ़र्रुखसियार और साथ ही साथ रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दर्जत को भी एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा आपने तो अब जाके देख सकते हैं वाली वीडियो, वो भी ज़्यादा लंबी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद शाह के बारे में, नादिर शाह के बारे में, अपने निज़ाम उल मुल्क के बारे में। तो जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद सैयद बंधुओं ने रोशन, एक 18 वर्षीय जिसकी एक 18 साल की उम्र के लड़का था रोशन अख्तर खान, उसको सम्राट बनाया। ठीक है, उसको जब सम्राट बनाया था तो उसकी जो पर्सनल इंडिपेंडेंस थी, जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, उसको उससे छीन लिया गया। अब जब व्यक्तिगत इंडिपेंडेंस ही छिन गई है तो इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता उस बीच। तो अगर उसको किसी से मिलना भी होता था, कहीं जाना भी होता था, तो उसको अनुमति लेनी पड़ती थी पहले। अब सैयद बंधुओं ने कुलीनों के दूसरे वर्ग, जो कुलीनों के जो दूसरे समूह थे, जैसे मैंने आपको बताया था ईरानी, तुरानी, अफगानिस्तानी, हिंदुस्तानी, इनके साथ उसने शांति स्थापित करने की पूरा प्रयत्न किया, मित्रता बनाने की पूरा प्रयत्न किया। लेकिन फिर बात यही थी हमारी सारी की सारी कि वो सबके सब सैयद बंधुओं की बढ़ती तरक्की से जलते थे। तो उन्होंने ऊपरी मन से तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन पीछे ही एक कुलीनों के शक्तिशाली ग्रुप ने, एक पावरफुल ग्रुप ने निज़ाम उल मुल्क और अमीन खान की लीडरशिप में, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कुलीनों की पावरफुल ग्रुप ने एक लीडरशिप में, लीडरशिप जिसकी थी वो थे निज़ाम उल मुल्क और अमीन खान, उनके नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। मोहम्मद शाह भी काफ़ी परेशान हो गया था सैयद बंधुओं से, तो उसने निज़ाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मारने में सफल हो गया। अब सैयद बंधुओं की मृत्यु के बाद करीबन 30 साल तक मोहम्मद शाह ने पूरे मुगल साम्राज्य पर राज किया, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं करेंगे हम। उसने अपने लिए अच्छी तरीके से भले किया हो, लेकिन प्रजा वगैरह के हिसाब से उसने कुछ भी अच्छी तरीके से राज नहीं किया था। अब हम आते हैं इसके बारे में कि अब क्या हम मुगल साम्राज्य को संभाला जा सकता था। तो बिल्कुल सही बात है, इस टाइम मुगल साम्राज्य को संभाला जा सकता था। वो उसके कारण क्या क्या थे कि अभी भी सब लोग मुगल साम्राज्य को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अभी भी उसकी सेना को सबसे पावरफुल सेना माना जाता था। अभी भी जो मराठा थे वो दक्षिण तक ही सीमित थे, और जो राजपूत राजा थे वो अभी भी मुगलों के प्रति वफादार थे, लॉयल थे। एक कोई दूरदर्शी और एक पावरफुल शासक, एक शक्तिशाली शासक अभी भी स्थिति को संभाल सकता था, लेकिन मोहम्मद शाह में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी। वो एक तुच्छ प्रवृत्ति का, एक बेकार प्रवृत्ति का एक शासक था, जिसको सिर्फ और सिर्फ शबाब और शराब का शौक था। इतिहास में उसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद शाह के शासक में एक अपरिवर्तनीय विखंडन की शुरुआत हुई थी। अब इनके शासनकाल में क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या चीज़ें बिखरती चली गई, वो बताता हूँ। जैसे बहादुर शाह के टाइम पे कुलीन, उस टाइम तो उन्हें अपना सही कर लिया था काफ़ी, लेकिन उनके वित्त का हिरास हो गया था पूरा। जो उनका वित्त था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा थोड़ा बहुत। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी मृत्यु के बाद कुलीनों ने कैसे रोल निभाया। और फिर जैसे जहांगीर शाह पतित था, वो भी फ़र्रुखसियर के बारे में भी मैंने बताया, उन्होंने कैसे व्यापारिक कंपनियों को विशेष अधिकार दे दिए। बहुत सारे 1717 का जो फरमान जारी किया गया था, जो कि बंगाल के नवाबों और व्यापारिक कंपनियों के बीच में हमेशा संघर्ष बना रहा, वो भी मैंने कवर कर दिया था। अब मैं कवर करूँगा कि मोहम्मद शाह के टाइम पे उन्होंने क्या क्या गलतियाँ हुई। तो सबसे पहली चीज़, जो कुलीन, उन्होंने खुद के स्वतंत्र राज्य, अर्ध स्वतंत्र राज्य बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना निज़ाम उल मुल्क ने की थी। 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की, और 1722 में सादत खान ने अवध की। ठीक है, तो अब हम आते हैं निज़ाम मुल्क के ऊपर कि निज़ाम उल मुल्क कौन था। तो निज़ाम उल मुल्क के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो निज़ाम उल मुल्क को 1722 में वज़ीर नियुक्त किया गया था
मोहम्मद शाह के द्वारा उसने एक वज़ीर होने के नाते काफ़ी अच्छी थिंकिंग के कारण उसने सोचा कि प्रशासन को सुधारा जाए, लेकिन सम्राट तो आहिस्ता बुद्धि वाला था, तो उसने उल्टा अपने ही मंत्रियों पर शक करना शुरू कर दिया। उसे साथ देना चाहिए था, बट उसने अपने ही मंत्रियों पर शक करना शुरू कर दिया, जिससे कि निज़ाम उल मुल्क काफ़ी निराश हुआ और उसने संदेशपद, मतलब ये शक करने वाला जो व्यवहार था सम्राट का, इससे निराश होकर उसने सम्राट और उसके साम्राज्य को उसके भाग पर छोड़ दिया और हैदराबाद की ओर अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने निर्णय लिया कि वह हैदराबाद को अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा। साल 1737 में बाजीराव फर्स्ट ने, जो मराठा प्रथम था, जो बाजीराव फर्स्ट था, उसने दिल्ली पर चढ़ाई कर सम्राट जो था उसको भयभीत कर दिया। अब तो उसने शासन करने उसने शुरू कर दिया था। तो वो माते 1738 और 1739 में नादिर शाह थे। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि जब बाजीराव फर्स्ट ने 1737 में चढ़ाई कर ली थी दिल्ली पर, तो अब जो युद्ध होगा 1738 और 39 का, तो उसमें मोहम्मद शाह कहाँ से आया? वेट, मैंने आपसे ये कहा कि चढ़ाई करके भयभीत किया, तो मैंने ये नहीं बोला कि मोहम्मद शाह का शासनकाल समाप्त हो गया था। तो इस चीज़ को ये मत समझिए, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं जहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे मोहम्मद शाह का शासन भी समाप्त होगा। तो 1738 और 1739 में नादिर शाह, जो कि पारसिया का राजा था, उसने भारत पर आक्रमण किया। पहले तो मुगल साम्राज्य बहुत बेफिक्र था, बहुत, उसे कोई चिंता नहीं थी कुछ भी हो रहा है। पहले औरंगजेब जो था वो पहले चौकन्ना रहता था उत्तरी और पश्चिमी सीमा के लिए। जैसे उत्तर में हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, नेपाल हो गया, अभी करंट की बता रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल। और पश्चिम में जैसे गुजरात हो गया, आपका पंजाब हो गया, जिसे पश्चिमी क्षेत्र में आते थे। तो पहले जो था वो औरंगजेब उस साइड को, पहले तो साम्राज्य बहुत बड़ा था। मैंने अभी के करंट के उस पर आपको एक एग्जांपल दिया जैसे गुजरात वगैरह का, लेकिन आप दिशाएं समझ गए होंगे। मेरा बस मोटिव ये था दिशा समझाना। तो पहले तो औरंगजेब जो था वो उत्तर और पश्चिमी रेखाओं की, वो सेनाओं के लिए, सीमाओं के लिए काफ़ी चौकन्ना रहता था। लेकिन जब से उसकी मृत्यु हुई तो उस चीज़ को काफ़ी नज़रअंदाज किया गया। डर तो तब लगा कि जब नादिर शाह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, आन फान में दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैयारियां की गई, उस पर भी कुलीनों की सहमति नहीं बन सकी। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क के साथ राजधानी से मार्च निकाला। ठीक है, 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह और मुग़ल दोनों की सेनाएं आपस में टकराईं। उसकी जो डेट थी वो 10 फरवरी 1739 थी। 13 फरवरी 1739 में, आई एम सॉरी, 13 फरवरी था। तो 13 फरवरी 1739 में जो नादिर शाह था उसकी सेनाएं और मुग़ल सेनाएं आपस में टकराईं, करनाल के युद्ध में टकराईं। और बहुत बुरी तरीके से मुग़ल साम्राज्य की हार हुई। जो एक तरफ खाने दौरा जो कि मीर बख्शी था, वो एक तरफ ज़मीन पर गिर गया और दूसरी तरफ सादत खान और सम्राट को बंदी बना लिया गया। अपनी मुट्ठी भर जो सेना मरी थी, जिसका संहार हुआ था, जो ख़त्म हुई थी, मुट्ठी भर सेना का बदला लेने के लिए नादिर शाह ने दिल्ली में जनसंहार का आदेश दे दिया। कवि मीर और कवि सौदा ने अपनी रचनाओं में इस तबाही के मंजर को चित्रित भी किया है। नादिर शाह ने शाही कोष को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी जो लूट के जो महत्वपूर्ण सामान था उसमें कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, जिसको पिकॉक थ्रोन बोलते हैं, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, वो उसके लूट के सबसे महत्वपूर्ण सामान थे, जो कि मतलब उस कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण थे। उसकी जो कुल धनराशि थी लूट की वो करीबन 70 करोड़ थी, जो कि उसके राज्य को 3 साल तक काराधान से मुक्त करवाने के लिए काफ़ी थी। अब ऐसा था कि नादिर शाह ने, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसका रीज़न क्या था, उसको कैसे मालूम पड़ा? तो जो नादिर शाह था उसको भारत की प्रख्यात धन संपदा ने अपनी ओर आकर्षित करा कि जो मुग़ल साम्राज्य उनका बहुत धन है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताऊं कि मैं मानता हूं कि जो औरंगजेब थे, शाहजहाँ थे, इनकी वजह से वित्त कमज़ोर भले ही हुआ, लेकिन वित्त इतना ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा था कि आप ये सोच सकते हैं कि इतना गिरने के बावजूद भी साल 1748 में भी
जब नादिर शाह ने शाही कोष कब्जे में किया तो 70 करोड़ लूट पाया था। अब आप समझ जाए उस टाइम पे कितनी वैल्यू होती थी रुपए की, 1 रुपया भी कितना ज़्यादा होता था उस टाइम पे, 70 करोड़ कितनी बड़ी चीज़ हो गई। अब आप खुद समझ जाएं कि मुग़ल साम्राज्य के पास कितना कितना धन था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो जो नादिर शाह था वो भारत की प्रख्यात धन संपदा से अपनी आज वो भारत की ओर आकर्षित हुआ था, और दिवालिये हुए पारसी साम्राज्य ने, जो भारतीय साम्राज्य था, जो मुग़ल औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल साम्राज्य वो काफ़ी दुर्बल हो गया था, उसको एक आसान शिकार बना के उसको लूट लिया। नादिर शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम हिस्से से लेकर पार्शियन तक सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था। कूटनीतिक तौर पर उसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। साल 1739 में नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह दुरानी या फिर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और उसे 1748 से 1767 तक 1767 तक कई बार लूटा था। ये वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, 2-4 मिनट लंबी, उससे ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं। तो वो तो अभी मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा कि अहमद शाह अब्दाली कौन था, ठीक है। अभी बस एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके सब कुछ लूट लिया तो जो कुलीन थे उन्होंने अपनी खोई हुई धन संपदा को वापस पाने के लिए किसानों को उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया, उनसे चीज़ें खींचना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो कहीं भी से लेकर कहीं तक भी थोड़ी कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो एक बार आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो किसानों को उन्होंने उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया था धन के लिए, अपनी कोई संपत्ति के लिए, तो किसान भी अब काफ़ी उग्र हो गए थे, उन्होंने भी किसानी छोड़कर अब लूटपाट करना शुरू कर दी थी। अब इसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा कि एक्सप्लेन करूँगा कि अहमद शाह अब्दाली कौन था। अहमद शाह अब्दाली कौन था, उसे दुरानी क्यों कहा जाता था, उसके बाद उसने क्या किया, कौन कौन सी संधियाँ हुई, कहाँ से कहाँ तक क्या हुआ, और मोहम्मद शाह का जो शासन था वो नादिर शाह के समय पे समाप्त हुआ। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको आज क्लियर कर दी इस वीडियो में। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लग रहा हो, देखिए हिस्ट्री है, मैं मानता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। जब तक कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी तब तक अच्छा भी नहीं लगेगा। सब कुछ अगर आसानी से और फ़ायदा किया, अब जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है आप वीडियो फिर से देखें, उसमें फिर से चीज़ों को समझें कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, थोड़ा अपने माइंड पे प्रेशर डालें, जिससे कि आपको और भी चीज़ें जल्दी समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो अभी के लिए टेक केयर गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू अ लॉट।